प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक समूहों का वर्गीकरण, आधार एवं प्रकार पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। जहां पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामाजिक समूह का वर्गीकरण एवं सामाजिक समूह के आधार एवं प्रकार क्या हैं पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक समूह जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अंतःक्रिया के माध्यम से जो संबंध बनते हैं, संबंधों के उसी संग्रह को समूह के नाम से जाना जा सकता है। उसी कड़ी में सामाजिक समूह का वर्गीकरण पर कुछ विस्तृत चर्चा करें तो हम यहाँ सामाजिक समूह को विभिन्न प्रकार के वर्गों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। पहला हम यहाँ कहें सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर सामाजिक समूह छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे समूह के कारण ही व्यक्ति में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। समूह की निरंतरता केवल छोटे समूह में ही होती है, जैसे धर्म, वर्ग, जाति आदि। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सदस्यों की संख्या के आधार पर हम सामाजिक समूह को औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। औपचारिक समूह वे होते हैं जो किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इन समूह में पारस्परिक घनिष्ठता एवं आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। इनमें सामाजिक संबंधों द्वारा ही नियंत्रण रखा जाता है। नियमों का उल्लंघन करने पर उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि औपचारिक समूह वे हैं जिनमें आत्मीयता या घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। अर्थात इनके अंतर्गत घनिष्ठता का अभाव देखा जा सकता है। इनमें सामाजिक निधानों द्वारा ही नियंत्रण रखा जाता है। नियमों को उल्लंघन करने पर उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जैसे हम कहें कि राजनीतिक संगठन, श्रम संगठन, स्कूल, कॉलेज आदि, इन समूह में शारीरिक निकटता का अभाव होता है। इनका विकास का आधार उद्देश्य होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वे सभी समूह औपचारिक समूह हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें घनिष्ठता या आत्मीयता का अभाव होता है, औपचारिक समूह कहलाते हैं। दूसरा हम यह कहें कि अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह की विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाले समूह को ही अनौपचारिक समूह के नाम से जानते हैं। अर्थात इन समूह में पारस्परिक घनिष्ठता पाई जाती है। इनका आकार छोटा होता है। इनमें हम की भावना तीव्र होती है। सर्वप्रथम मानव ने ही औपचारिक समूह का निर्माण किया था, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, गपशप समूह। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि औपचारिक समूह वे समूह हैं जिनके अंतर्गत घनिष्ठता अधिक पाई जाती है। अर्थात इन समूह के अंतर्गत हम की भावना तीव्र देखी जा सकती है। सर्वप्रथम मानव ने औपचारिक समूह का निर्माण ही किया था, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि के अंतर्गत घनिष्ठता अधिक देखी जाती है। सदस्यों की संख्या के आधार पर के साथ ही हम यहाँ सामाजिक समूह को स्थायित्वता के आधार पर भी देख सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि
स्थायित्वता के आधार पर समूह को दो आधार पर बांट सकते हैं। एक तो स्थायी एवं दूसरा है अस्थायी समूह। स्थायी समूह वह है जिनके अंतर्गत आवश्यकता स्थायी आधार पर देखी जा सकती है, जैसे नातेदारी समूह, शिक्षण संस्थाएं आदि। कुछ अस्थायी समूह भी पाए जाते हैं, जैसे भीड़, श्रोता समूह। ये समूह आवश्यकता पूर्ति के लिए ही बनाए जाते हैं एवं स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि स्थायी समूह वे होते हैं जिनमें घनिष्ठता अधिक देखी जा सकती है। अर्थात जैसे नातेदारी समूह आदि। इसके साथ साथ कुछ अस्थायी शिक्षण संस्थाएं आदि। कुछ अस्थायी समूह होते हैं जो केवल आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे भीड़ एवं श्रोता समूह आदि। हम की भावना के आधार पर भी हम समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। इस अवधारणा का प्रतिपादन प्रमुख समाजशास्त्री सेमनर ने किया था। आपने कहा कि हम के आधार पर समूह को दो भागों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। एक तो अंतः समूह एवं दूसरा है बाह्य समूह। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रमुख समाजशास्त्री सेमनर ने हम की भावना के आधार पर समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के अंतर्गत विभाजित करने का प्रयास किया। अंतः समूह में हम की संबंध या हम की भावना पाई जाती है। इसी कारण अंतः समूह में एक रूपता दिखाई देती है। अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को श्रेष्ठ मानते हैं। अर्थात वे सभी समूह जिनके अंतर्गत आत्मीयता या हम की भावना अधिक पाई जाती है, उन्हें ही अंतः समूह के नाम से जाना जा सकता है। दूसरा हम यह कहें कि बाह्य समूह वे समूह जिनमें अंतः समूह की विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। अर्थात वे सभी समूह बाह्य समूह हैं जिनमें आत्मीयता या एकता की भावना कम पाई जाती है, उन्हें बाह्य समूह के नाम से जाना जा सकता है। प्रमुख समाजशास्त्री सेमनर ने प्रकार्यात्मक समूह पर भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के समूह निर्मित हो जाते हैं। इनमें हम प्रकार्यात्मक समूह के नाम से जानते हैं। अर्थात प्रकार्यात्मक समूह वे हैं जो व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। जैसे व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक आवश्यकता के लिए विभिन्न प्रकार के समूह देखे जा सकते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने कार्य एवं आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के समूह का निर्माण करता है, जिन्हें प्रकार्यात्मक समूह के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ हम प्रकार्यात्मक समूह के साथ ही कुछ आकांक्षा के आधार पर समूह को विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें हम संदर्भ समूह के नाम से जानते हैं। अमेरिकन समाजशास्त्री R.K. मार्टन ने इन समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया। आपने उन समूह को संदर्भ समूह कहा जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा ही उसकी मनोवृत्ति एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। प्रमुख समाजशास्त्री R.K. मार्टन ने कहा कि ऐसे समूह का निर्माण सापेक्ष हित के कारण ही होता है। सापेक्ष हित के कारण ही होता है।
कि व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता की भावना जागृत होती है और वह किसी अन्य समूह को ऊंचा समझने लगता है, उसे अपने समूह की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगता है और वह अन्य समूह जिसे वह श्रेष्ठ मानता है, जिसका वह सदस्य बनना चाहता है, उसके अनुरूप व्यवहार करने का, जिसके मूल्यों एवं जीवन के तरीकों को अपनाने का वह प्रयत्न करता है, व्यक्ति का संदर्भ समूह कहलाता है, जैसे ब्राह्मणीकरण आदि। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि अमेरिकन समाजशास्त्री R.K. मर्टन ने एक संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, परंतु जिसे आदर्श एवं अच्छा मानकर सामान्यतः अपनाने का प्रयास करता है, और वह व्यक्ति अपने समूह की सदस्यता को छोड़ने का प्रयास करता है तथा दूसरे समूह की सदस्यता को उच्च समझकर उसे अपनाने का प्रयास करता है, उसे ही रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात इसे हम ब्राह्मणीकरण के माध्यम से भी कहें कि यदि कोई निम्न हिंदू अपने व्यवहार तथा क्रियाकलापों को छोड़कर अपने से उच्च या त्वच जाति के व्यवहार तथा क्रियाकलापों को अपनाने का प्रयत्न करता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि वह अपने समूह की सदस्यता को छोड़े तथा जिस समूह की सदस्यता को ग्रहण करना चाहता है उस समूह के सदस्य सामान्यतः उसे अपनाएं। परंतु कई बार व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह व्यक्ति अपने समूह की सदस्यता छोड़ देता है, परंतु दूसरे समूह के व्यक्ति उसे पूर्ण रूप में स्वीकार करें, यह आवश्यक नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि आकांक्षा के आधार पर भी समूह को संदर्भ समूह के नाम से संबोधित किया जा सकता है, जिसको अमेरिकन समाजशास्त्री R.K. मर्टन ने समझाने का प्रयास किया है। सामाजिक संबंधों के आधार पर भी समूह को विभिन्न प्रकार के भागों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। यह भी समूह के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। अर्थात हम यह कहें कि सामाजिक संबंध और सामाजिक संबंधों के आधार पर समूह को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूह का निर्माण होता है। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर समूह को दो वर्गों में बांटा, प्राथमिक समूह एवं दूसरा है द्वैतिक समूह। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने सामाजिक समूह को दो भागों के अंतर्गत विभाजित करने का प्रयास किया है। पहला है प्राथमिक समूह एवं दूसरा है द्वैतिक समूह। प्राथमिक समूह वे समूह होते हैं जिनके अंतर्गत घनिष्ठता अधिक देखी जा सकती है तथा द्वैतिक समूह वे होते हैं जिनके अंतर्गत सामान्यतः घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, उन्हें ही द्वैतिक समूह के नाम से जाना जा सकता है। प्राथमिक समूह परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि। द्वैतिक समूह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, खेल के मैदान आदि के माध्यम से स्थिति को समझा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने सामाजिक समूह को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया, प्राथमिक समूह एवं द्वैतिक समूह। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह को कितने वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है या सामाजिक समूह के कितने प्रकार हैं पर कुछ विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।